हेलो बच्चों, कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लासेस में। आज हम वैद्युत वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करते हैं, है ना। उसके अंदर आज लेक्चर 2 के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से कर लियो, है ना। इसका आज पहला टॉपिक है ओम का नियम, जो तुम्हारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है ओम का नियम? ओम का नियम। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ओम का नियम क्या होता है? अगर पता हो तो है। चलो मैं बताता हूँ आपकी ओम का नियम आखिर में होता क्या है। ओम का नियम क्या है कि यदि हम कोई धातु का तार ले, है ना, कि कोई धातु का तार लिया और उसमें एक हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, कि धातु का तार लिया कि उसमें हमने विद्युत धारा क्या कर दी, प्रवाहित कर दी। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित करी और जो तार के दो सिरे हैं उनके बीच जो विभवांतर है वो उस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा? अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होता है ना। क्या कहा है? यदि किसी धातु के तार में, कि यदि किसी धातु के तार में ओम के नियम के अनुसार या इसके अनुसार यदि किसी धातु के तार में वैद्युत धारा, यदि किसी धातु के तार में वैद्युत धारा आई बह रही हो या उसमें प्रवाहित कर दे, है ना, कि वैद्युत धारा आई, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि इसके अनुसार यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के, इसके अनुसार यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कहा है? एक बार और देखो कि इसके अनुसार यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, यदि ना लगाओ यहाँ, कि इसके अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है ना। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। और क्या कहा है? देखो कि V यानी कि विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है I, यानी कि धारा। यदि मैं इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाऊं तो मैं इसकी जगह एक नियतांक जोड़ दूंगा R, जिसका नाम है R, है ना। और ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा किस चीज का? ओम का नियम, कि इसके अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। तो V अनुक्रमानुपाती I, V इज इक्वल्स टू, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमने एक नियतांक जोड़ा R। इस वाले R को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और मैंने आपको बताया भी था कि प्रतिरोध क्या काम करता है। प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में विद्युत को रोकने का काम करता है, यानी कि ब्रेकर का काम करता है प्रतिरोध R, जिसका मात्रक बताया था मैंने आपको, ओम होता है। क्या होता है? R का मात्रक ओम, ठीक है। और R किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि ये विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कि हमारी पदार्थ की प्रकृति कैसी है, तो उसका ताप कैसा है और उसका क्षेत्रफल कैसा है, यानी कि ताप और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा ये, है ना। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ये वाला R, है ना।
और इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि ओम के नियम में क्या हो कि जब हम ये वाली डेफिनेशन लिख देंगे कि इसके अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इतनी तो बात समझ में आ गई सर हमारे। इसमें दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है कि एक ताप हमारा क्या होता है निश्चित, क्या होता है ताप हमारा निश्चित यानी कि नियत रहता है, यानी कि ताप का अनुपात नियत रहता है। हम इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि ताप का मान नियत रहता है, ताप का मान नियत रहता है यानी कि बदलता नहीं है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ताप का मान नियत रहता है, कि तार का ताप निश्चित है यानी कि नियत है ना, ये बदलता नहीं है। ये हमारा ओम का नियम था, ये जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, है ना, इसलिए इसे जरूरी ही कर लियो, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्या कहा एक बार और देख लो, यदि हम कोई हमने वैद्युत धातु यानी कि धातु का तार ले लिया हमने और उसमें वैद्युत धारा कर दी प्रवाहित, तो जो वैद्युत धारा हमने आई प्रवाहित करी है वो उस तार के जो दोनों सिरे हैं उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, जब धारा तय हमने प्रवाहित करी तो जाहिर सी बात है विभवांतर तो होगा उसमें, तो जो उसमें विभवांतर उत्पन्न हुआ और वो धारा आपस में क्या होंगी अनुक्रमानुपाती होंगी, ये वाला चिन्ह लगेगा। और ये इस चिन्ह को हटाने के लिए ही हमने एक आर यूज करा, इस आर को ही हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहा? आर को प्रतिरोध। वैसे इसे हमने एक आर ये नियतांक लिया ना तो इसका नाम रखा हमने प्रतिरोध। क्या नाम है? प्रतिरोध। और ये ताप पर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तार के। दूसरी बात, ओम के नियम में क्या होता है कि जो तार का ताप है वो निश्चित रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि तार का ताप निश्चित रहता है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या करेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसा आप सब देख भी लियो मैंने इन दोनों की जो प्रतिरोधों के संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और होता है मिश्रित क्रम संयोजन, वो हम नहीं कराएंगे क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आता है ना। तो हम करेंगे कि हम पढ़ेंगे केवल और केवल समांतर क्रम संयोजन यानी पार्श्व क्रम संयोजन, और एक हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन में सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि इसमें जो हमारे प्रतिरोध होंगे वो एक श्रेणी में जुड़े होंगे, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब यही है कि हमारे जो प्रतिरोध होंगे वो एक श्रेणी में जुड़े हुए होंगे। कैसे? जैसे कि एक हमारा प्रतिरोध ए है, ये वाला प्रतिरोध ये है, एक यहाँ से प्रतिरोध है बी और एक यहाँ से प्रतिरोध है सी, है ना। कि एक प्रतिरोध ए है, एक प्रतिरोध बी है, एक प्रतिरोध सी है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना, कि एक प्रतिरोध ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी कि ए से बी तक एक ये वाला प्रतिरोध, बी से सी तक ये वाला प्रतिरोध और सी से डी तक ये वाला प्रतिरोध। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इनमें क्या होगी, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो धारा सब में क्या रहेगी? सेम, है ना, कि जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, वही इसमें जाने वाली है धारा। तो धारा तो हो गई सब में सेम, है ना। अब इनको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से। कैसे? एक बैटरी से और एक कुंजी से। अब हमने इन सबको कंबाइन कर दिया एक बैटरी के साथ और एक कुंजी के साथ, ऐसे, है ना, कि ये तो हो गई सर हमारी बैटरी और ये हो गई हमारी कुंजी। ये इसका प्लस पॉइंट, ये इसका माइनस पॉइंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है? ये तो है आपकी बैटरी, है ना, और ये क्या है? आपकी कुंजी। ये क्या है? कुंजी। और ये आपको बताइए ये क्या है? प्रतिरोध ए से बी तक, बी से सी तक ये वाला प्रतिरोध, सी से डी तक ये वाला प्रतिरोध। अब यानी कि ये वाला प्रतिरोध R1 हो गया, ये वाला R2 हो गया, ये वाला R3 हो गया, है ना। अब मैंने बताया कि आपको धारा तो सेम ही रहनी है सब में, है ना। धारा जब सेम होगी लेकिन धारा तो सेम होगी लेकिन विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। विभवांतर अलग अलग होगा कि धारा सेम इसलिए है क्योंकि श्रेणी क्रम में है, इसलिए धारा इनमें सेम है, लेकिन विभवांतर तो तारों के बीच अलग अलग ही होगा कि यहाँ से यहाँ तक विभवांतर V1 होगा, यहाँ से यहाँ तक V2 होगा, यहाँ से यहाँ तक V3 होगा, है ना, क्योंकि तीन प्रतिरोध है ना हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ तक तो माना V1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया V2 और यहाँ से यहाँ तक का हो गया हमारा V3। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी सर कि V1 तो हो गया R1 वाला विभवांतर, V2 R2 वाला, V3 हो गया सर R3 वाला, है ना, कि V1
R1 वाला विभवांतर, V2 R2 वाला और V3 R3 वाला विभवांतर है। ओके सर, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमने बता दिया कि इसमें धारा तो क्या है, धारा तो सेम रहने वाली है, धारा का मान तो सेम ही रहेगा सारे में, है ना, कि यहाँ से जाएगी और वापस घूमकर आ जाएगी। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, यही तो कहता है कि V बराबर है आई आर के। अब आप इतना इसमें खुद लिखेंगे कि माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हमारे पास, माना करके, है ना, लेट कर लिया कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें विभवांतर, जिनका विभवांतर V1 V2 V3 है, क्रमशः विभवांतर V1 V2 V3 है, और जिनमें धारा I बह रही है, और एक हमने बैटरी मान ली और एक कुंजी, इतना माना करके आप लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ओम का नियम ये था कि V इज इक्वल टू आई आर, है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो V1 होगा IR1, है ना, और V2 होगा IR2 और V3 होगा IR3, V3 होगा IR3। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, क्योंकि धारा सब में सेम है इसलिए I सब में इक्वल रहने वाली है। तो V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब तुल्य विभवांतर कितना होगा, तुल्य विभवांतर यानी कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो वो हमारा तुल्य विभवांतर हो जाएगा ना, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो वो हमारा तुल्य विभवांतर हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि V नो डैट, या ओम के नियम से, जैसे भी आपकी मर्जी ऐसे लिख लियो कि V इज इक्वल्स टू आई आर। ये हम जानते हैं कि V बराबर है आई आर के, है ना, कि V बराबर है आई आर के सर, और तुल्य विभवांतर होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसे लिख दो आप बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर, है ना। अब एक वैल्यू तो हमारे पास ये वाली आ गई, एक ये वाली, और ये तीन वैल्यू हमारे पास। अब क्या करना सर इसमें आगे, हमें तो श्रेणी क्रम निकालना था कि श्रेणी क्रम संयोजन है क्या। अब देखो इसमें आगे करोगे क्या, ये जो V की वैल्यू आई है ना, और V1 V2 V3 की वैल्यू है, इसे मान लो समीकरण A, इसे मान लो समीकरण B, इसे मान लो समीकरण नंबर C, और इस वाली को समीकरण नंबर 1, इस वाली को समीकरण नंबर D। ये हमने इनका नाम रख दिया। अब क्या करना है आपको कि जो समीकरण D और A B C है, इन सब के मान समीकरण 1 में रख दो कि सर समीकरण A B C D के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब इन सब के मान समीकरण 1 में रखोगे तो V बराबर आई आर, और V1 बराबर IR1 प्लस V2 बराबर IR2 प्लस V3 बराबर IR3, है ना। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ से I कॉमन लेंगे तो IR बराबर I कॉमन लेने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। अब यहाँ पर आ जाओ आप इधर कि अब यहाँ पर बचेगा हमारा, अब यहाँ पर बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार और बताता हूँ कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिनके बीच विभवांतर V1 V2 V3 है, जिनमें धारा सेम बह रही है ना, और एक बैटरी है, एक कुंजी है। अब हम जानते हैं V बराबर है आई आर के, तो विभवांतर 1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3, और जो तुल्य विभवांतर होगा बैटरी का वो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि तीनों विभवांतर को जोड़ दिया, एक तुल्य प्रतिरोध आ गया, वो तीनों विभवांतर को जोड़ दिया, एक तुल्य विभवांतर आ गया हमारे पास। V नो डैट V इज इक्वल टू आई आर, या ओम के नियम से ये A B C D, ये हमने इनके समीकरण दे दिए नाम, है ना, इनके नाम दे दिए। तो A B C D का मान जब समीकरण 1 में रखा तो आई आर इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आई कॉमन ले लेगा, आई से आई कैंसिल, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हैंस प्रूव्ड, है ना। इसे आप फटाफट नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर अगला चलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन अगला टॉपिक है हमारा समांतर क्रम संयोजन, या दूसरा नाम उसका है पार्श्वक्रम संयोजन। दूसरा नाम क्या है? पार्श्वक्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन करेंगे अब हम। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब वो तो था कि श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि प्रतिरोध हमारे एक ही श्रेणी में जुड़े हुए थे। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि जो हमारे प्रतिरोध होंगे वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे, यानी कि आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि एक प्रतिरोध ये वाला हो गया है ना, और एक प्रतिरोध ये वाला हो गया, और एक प्रतिरोध ये वाला हो गया। ये तीन प्रतिरोध आपस में क्या है? समांतर में, है ना। कि एक प्रतिरोध ये हो गया R1, एक प्रतिरोध R2, एक प्रतिरोध हो गया हमारे पास R3। श्रेणी क्रम में क्या था कि धारा सेम थी, है ना। उसमें क्या थी? धारा सेम, क्योंकि वे आपस में श्रेणी में जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें धारा ना सेम होगा, विभवांतर सेम होगा, क्योंकि इनका जो आप देख भी पा रहे होंगे, इसमें जो इनके सिरे हैं, यानी कि इन तार के जो सिरे हैं वे क्या है? सेम। वे क्या है? सेम। अब देखो कैसे, इससे धारा गई I, यहाँ पर जाकर क्या हो गई? वो बट गई, यानी कि ये I1 हो गई, I2 हो गई, I3 हो गई। कि यहाँ पर गई I1 हो गई, यहाँ पर गई I2 हो गई, और यहाँ पर गई I3 हो गई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सर ऊपर गई तो I1, और R2 के लिए I2 हो गई, और R3 के लिए I3 हो गई। विभवांतर होगा सेम, क्योंकि इन तीनों तारों का जो सिरा है वो सेम ही है। इसका सिरा A है, या तीनों का सिरा, और इसका सिरा ये B हो गया, है ना। कि तीनों के तीनों एक ही सिरे पे है ना, एक तो यहाँ A पर है और एक यहाँ B पर मिले हुए हैं समांतर क्रम में। उसमें क्या था कि अलग अलग सिरे थे, है ना, इसीलिए इनके बीच विभवांतर तो होगा सेम। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इतना यहाँ तक हार्ड नहीं था। ये I1, ये I2, ये I3 और R1, R2, R3 ये इनके सिरे हो गए A और B। A और B, माना फलाना ढिमकाना, वही सारा लिखना। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, I1, I2, I3 इनके भी धारा बह रही है, विभवांतर सेम होगा, क्योंकि इनका सिरा दोनों के क्या है? सेम है तीनों के। बैटरी हमारे पास प्लस माइनस, ये हमारे पास बैटरी है, ये क्या है? ये बैटरी है, और एक क्या है? कुंजी हमारे पास। अब सुनो बात, अब वही ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर है IR के, V बराबर है IR के। अब सर हमें तो प्रतिरोध निकालना है, हम तो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से कैसे निकलेगा? अब तो यहाँ से निकालने के लिए अब हम अपना ऐसे ही डेरिवेशन करते हैं, ऐसे भी हमने श्रेणी क्रम का करा। चलो फिर अपने, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि हम पीछे पढ़ गए हैं कि जो तुल्य विभवांतर होगा वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब तुल्य धारा यानी कि टोटल धारा अगर मैं बात करूं तो I बराबर होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 के, है ना। कि I1, I2, I3 जब दो तीनों जुड़ेंगे जब जाके I बनेगा। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। दूसरी बात, अब हम एक और चीज पढ़ के आए हैं कि I1 बराबर, यहाँ से निकालोगे ना तो ये जब क्या होगा? I बराबर V बटे R, है ना, ये R इसके अपोन में चले जाएगा, तो I बराबर V अपोन R1। V सब में सेम रहेगा, और R1 के लिए I1 बराबर V R1 A हो गई। I2 बराबर V अपोन R2 B हो गई। I3 बराबर V बाई R3 C हो गई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और I बराबर V बाई R ये D हो गई, है ना। अब A B C D का मान इस समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो I की जगह V बाई R, I की जगह V बाई R, I1 की जगह V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, है ना। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो क्या काम करेंगे, जब ऊपर से V कॉमन लेंगे तो V से V तो हो जाएगा कैंसिल,
और हमारे पास बचेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आ गया हमारा समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व संयोजन। उसमें क्या था कि ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। इसमें क्या है कि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका ए और बी सिरे तो तीनों के सेम ही रहने वाले हैं। इसलिए सिरे सेम है तो विभवांतर तो सेम होगा, धारा अलग अलग बट जाएगी। यहाँ से चली I1 जाली, I2 और I3 जाली, है ना, और बाद में आकर सेम हो गई। एक बैटरी थी, एक कुंजी है, और हम ओम का नियम जानते हैं, V बराबर IR, I बराबर V/R, V/R इसके बटे में चला गया। समांतर क्रम संयोजन I हो गया हमारा तुल्य धारा, है ना, I1 के बराबर V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। ये तीन समीकरण ये हो गई, और I बराबर V/R V0 ये हो गई हमारे डी समीकरण। अब A B C D का मान समीकरण 1 में रखा तो यहाँ से V कॉमन आ गया, V कॉमन आया तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हैंस फ्रूट ये हमारा आंसर आ गया, है ना। इसे आप फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लो, इतना भारी मुश्किल नहीं था ये। अब हम देखते हैं अब आपके क्या क्या टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, क्या इनके लिए तो ये रखेगा काफी है बच्चों? क्या आज के लिए इतना ही काफी है या और पढ़ना है? बताओ भाई, क्या आज के लिए इतना ही काफी है? और जो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें डेफिनेशन होमवर्क में दी थी उन्हें जरूर कर लियो भाई, क्योंकि पेपर में आ भी सकती है, नहीं आ सकती, इसलिए उन्हें तो जरूर ही कर लेना। बताओ बच्चों, क्या आज के लिए इतना काफी है या और पढ़ना है? बताओ बताओ। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। बाकी शायद हो सकता है कि अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में अपना चैप्टर खत्म कर दें। इतना भारी चैप्टर नहीं था, इसलिए हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ाया। बाकी आप पढ़ते रहिए, पेपर में यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस बाकी जो मैं करा रहा हूँ आप ये करते रहिए, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। ओके बाय।